ऐसे में सर कि अमेरिका के B-1 बॉम्बर्स की तैनाती और इजराइल की संभावित सैन्य तैयारी को आप कैसे देख रहे हैं? और अगर अगर इसी बीच सर एक और सवाल इस बीच ही रहेगा कि ईरान के परमाणु ठिकाने अभी भी सबसे बड़े निशाने पर हैं, जरा इस पर भी जानकारी दीजिएगा। देखिए सीमा जी, B-1 बॉम्बर, आपके पास 3 बड़े बॉम्बर है अमेरिका के पास। अच्छा, इसराइल के पास कोई लॉन्ग रेंज बॉम्बर नहीं है। B-1 सबसे घातक है, B-2 और फिर है B-51। B-51 लैंसर है। ये एक पुराने जमाने का बॉम्बर है, पर अब भी काम करता है, पिछले 60-70 साल से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। B-1 बॉम्बर ये जेडगैम्स एक बॉम्ब होता है, जो एक डम बॉम्ब पे आप उसको स्मार्ट करते हो, मतलब एक बहुत बड़ा बम है, मतलब वो नहीं तो पत्थर की तरह ऐसे गिरेगा। आप उस पे जेडीएम सिस्टम लगाते हो तो वो स्मार्ट बॉम्ब बन जाता है कि यहाँ मुड़, दाएं मुड़, यहाँ जा ऐसे गिर। तो मतलब उस बॉम्ब को स्मार्ट बनाती है। बॉम्ब बड़े हेवी होते हैं, मतलब कई हजार हजार किलो के बॉम्ब होते हैं। यानी कि जो B-2 बॉम्बर है, जो बंकर बस्टर की हम बात करते हैं, यूजुअली 1 या 2 बंकर बस्टर B-2 कैरी कर पाता है। अब ये जो बड़े वाले बॉम्ब है, इसके लिए आप B-1 बॉम्बर्स को यूज करते हो, पर अगर बॉम्ब्स को लॉन्ग डिस्टेंस आपको फेरी करना है तो लैंसर्स को यूज करते हो। जैसे कल हमने बोला था कि यूके की कुछ बेसें खाली कर दी गई है। कल मैंने आपको कहा था कि B-52 देखे गए यूके में उतरते हुए। अब B-1 बॉम्बर्स को भी इन्होंने, पता नहीं कहां रखते हैं, बता दें नहीं अमेरिकन कहां रखते हैं, मोस्टली अमेरिका में रखते हैं, मियामी में रखते हैं। तो ये उन्होंने वहां से उनको इस क्षेत्र में बुलाया है। अब B-1 बॉम्बर्स का मतलब है आप बड़े भरकम बॉम्ब गिराएंगे। अच्छा, एक ये भी माना जाता है कि अमेरिका के पास एक बॉम्ब है जिसे रशिया मदर ऑफ ऑल बॉम्ब कहता है और अमेरिका फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहता है। ये बॉम्ब इतना घातक है कि अगर इसको गिराया गया तो इसका इंपैक्ट कुछ किलोमीटर में, मान लीजिए एटम बम जैसा होता है। रेडिएशन नहीं होती, पर कुछ लिमिटेड क्षेत्र में पूरे एटम बम जैसा इंपैक्ट, उतना पावरफुल ये बॉम्ब है। अब देखिए, जो कहीं ना कहीं जो टारगेट है वो पिकेक्स माउंटेन है। अगर आपको पिकेक्स माउंटेन को गिराना है तो आपको वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स या फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, यानी कि बड़ा वाला सुपर बड़ा बम, दुनिया का सबसे बड़ा बम, पहले वो डालना पड़ेगा। इस क्षेत्र को वो हिलाएगा। उसके बाद आपको B-2 बॉम्बर्स के माध्यम से GBU-57, जो दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर है, उसको डालना पड़ेगा। हो सकता है फिर आप एक बम डालो, फिर बंकर बस्टर डालो, वो तो अमेरिका के जनरल जाने उनकी रणनीति क्या, कुछ ऐसा मोटा मोटा इनकी रणनीति है। तो B-1 बॉम्बर्स का क्षेत्र में आने का मतलब है बड़े वाले बॉम्ब, यानी कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब या फादर ऑफ ऑल बॉम्ब जिसे हम कहते हैं, उसका ही उपयोग होगा। ये आप 99% कंफर्म मानिए। फिर B-2s आएंगे, ये अमेरिका से उड़ के आते हैं, अमेरिका से गिराएंगे और वापस अमेरिका जाएंगे, क्षेत्र में कहीं नहीं रुकते। बाकी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपके लैंसर्स ऑलरेडी आपके उतारे गए हैं यूके में। तो ये जो पूरा समीकरण बन रहा है सीमा जी, तो इसका मतलब है कि पिकेक्स माउंटेन, जिसको नंबर 1 न्यूक्लियर का अभी अड्डा माना जा रहा है ईरान का, जहां साला माल मसाला छुपा, जिसके बारे में हमने कल बात भी कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं निशाने पे लिया जाएगा। और आसपास की जो भी साइट्स हैं जिसमें इनको और टारगेट करनी हुई वो भी करेंगे। पर पिकेक्स माउंटेन, ग्रेनाइट का पहाड़, उसके नीचे बंकर, बंकर के नीचे टनल, टनलों में माल, तो मतलब ये 3 लेयर का मामला है। यहां पे केवल बंकर बस्टर काम नहीं करेगा, तो वो बड़ा वाला बॉम्ब, फिर बंकर बस्टर, फिर वॉटेवर। तो उस समीकरणों को देखते हुए ये तैयारियां आपको दिख रही है। क्योंकि जब हम जियोपॉलिटिक्स में डॉट्स जोड़ते हैं तो हमें समझ आता है कि कहानी क्या हो रही है, क्यों हो रही है। और इनके साथ F-22 का चलना, जब ये आपके B-1 चलते तो इनके साथ F-22 चलता है। F-22 माना जाता है F-35 से भी बेहतरीन जहाज है, पर अमेरिका ने उसको कभी किसी को दिया नहीं, कभी एक्सपोर्ट किया नहीं, कि उन्हें डर था कि कभी ये टेक्नोलॉजी चाइना या रशिया के पास ना हो जाए। इतना बेहतरीन जहाज वो बना, अब कम कर दिया अमेरिका ने, क्योंकि अब भी उन्हें डर है कि वो जहाज की टेक्नोलॉजी बाहर न जाए। पर बेहतरीन अमेरिका का जहाज है वो है। अब रही आपकी बात इसराइल के युद्ध करने की, देखिए ये जब युद्ध होगा तो इसमें आप 99.9% मान के चलिए, इसमें इसराइल को बुला लिया जाएगा। क्योंकि अब आपको टिकटॉक वाला युद्ध नहीं करना, मतलब तूने 2 मिसाइल चलाई, मैंने 2 मिसाइल चलाई, तूने एक बोट गिराई, मैंने एक बोट गिराई। अब मेरे को आपको हराने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, आपकी इस रेजिम को खत्म करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। अब युद्ध के 2 अभिप्राय है, 2 अध्याय है। एक है बिल्डिंग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, उस पर कार्रवाई आज के दिन में भी चल रही है, जिसको अमेरिका लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स का नाम देता है। दूसरा है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, उसके लिए ये B-1 हो गए, B-2 हो गए और आपके B-51 लैंसर्स हो गए, उन पे कार्रवाई चल रही है। फिर है रिजीम के हाई प्रोफाइल रोक, जिसको लेके कल ईरान ने धमकी भी दी थी। वाहिदी हो गया, अगर मुश्तबा कहीं वो हो गया, मौसवी हो गया, ये जितने धुरंधर है, धुरंधर नहीं बंदर कहना चाहिए, जितने बंदर बचे हैं अभी, इनका शिकार करना है, उसके लिए इजराइल आएगा। तो ये इजराइल से जो कल मार्को रूबियो की भी बात हो रही थी, नेतन्याहू की भी बात हो रही थी, नेतन्याहू रूबियो की इसी बात पे हो रही थी।
अब ये माना जाता है कि इजराइल को अब युद्ध में लाया जाएगा और इजराइल के साथ मिलके इस सारी चीजों पे कार्रवाई होगी। अगर आप अभी इस मिशन को देखें सीमा जी, जो मिलिट्री के ठिकाने हो तो हमने अपने 13-14 दिन से उनकी बमबारी तो कर ही रहे हो। ऑलरेडी ईरान के मिसाइलें वापस दागने की क्षमता बहुत कम होगी, इतनी मिसाइलें दाग नहीं पा रहे। अब जब आप ये बड़े वाले बॉम्बर लाओगे तो आपका, वही मैं हमेशा कह रहा हूं, दो ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलना और न्यूक्लियर वाला माल मसाला खत्म करना। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर वाला माल मसाला खत्म करना, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आज कल परसों आपको खोलना पड़ेगा। आप कितनी देर तक लड़ोगे, कितनी देर तक आप रॉकेट सही। चलाते रहोगे? तो ये उसी समीकरण को देखते हुए एक कम समय में, एक लिमिटेड समय में निर्णायक चोट देके रिजीम को हटाने की पूरी कवायद हो रही है। जी।